भारत के विदेशी संबंध, अर्थात भारत और भारत के संबंध अन्य देशों के साथ, ये हमारा आज का विषय है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति। हमने पिछले कई अध्यायों में स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। चाहे वो राष्ट्र के निर्माण की समस्या हो, चाहे वह आर्थिक नियोजन की समस्या हो, विस्थापन की समस्या हो, विभाजन की समस्या हो, विभिन्न रियासतों को देश में शामिल करके देश का एकीकरण करने की समस्या हो, आदि आदि। इन सब समस्याओं का जो ताल्लुक है वो घर के, देश के अंदरूनी मामलों से था। यानी देश के अंदर की घटनाओं से संबंधित जो समस्याएं थी, हमने उसका अध्ययन किया। इस अध्याय में हम देश के बाहर जा रहे हैं, ये मानते हुए कि देश एकीकृत है। हमें अपनी एक नीति बनानी थी विदेशियों के साथ, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वे दूरस्थ देश हों, चाहे वे कमज़ोर देश हों या शक्तिशाली हों, आदि आदि। तो इस अध्याय में हम भारत और उसके संबंध अन्य देशों से स्वतंत्रता के बाद कैसे रहे, इसका अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन के दौरान हम मूल रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या थी या क्या है, ऐसी क्यों है। जो भी हमने दिशा अपनी विदेश नीति को दी है, या जो भी रास्ते अख्तियार किए हैं, या जो भी सिद्धांत बनाए हैं, वे सिद्धांत क्या हैं। उसके बाद उन सिद्धांतों को बनाने के लिए या उन सिद्धांतों को अपनाने के पीछे क्या तत्व, क्या घटक शामिल थे, इनका अध्ययन होगा। उसके बाद नेहरू की विदेश नीति, इस पर हम पढ़ेंगे। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत का नाभिकीय कार्यक्रम तथा विश्व राजनीति में बदलते समीकरण, इन बिंदुओं पर इस अध्याय में अध्ययन होगा। और ऐसा करते हुए हम भारत की विदेश नीति को समझने की कोशिश करेंगे। पहले के अध्याय में, जैसा मैंने बताया, हमने मूलतः घरेलू चुनौतियों का अध्ययन किया, घरेलू समस्याओं का अध्ययन किया। उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या रास्ते अख्तियार किए गए थे और क्यों किए गए थे, इसको भी समझा। और इस अध्याय में हम बाहरी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के सामने बाहरी चुनौतियां भी थीं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी देश के सामने बाहरी चुनौतियां हों? चुनौतियों से क्या तात्पर्य है? समस्याएं, बाहरी समस्याएं। हम एक अपने आसपास के ही वातावरण को लें। हम आप जहां रहते हैं, जहां मकान स्थित है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं, कौन हैं, किस तरह के हैं, उनके क्या विचार हैं, कितने मददगार हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कितने अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, किस काम काज में लगे हुए हैं। और ये सब को जानने के बाद अपने पड़ोसियों के, फिर हम तय करते हैं हमारे संबंध इस पड़ोसी से कैसे होंगे, इस पड़ोसी से कैसे होंगे, और पड़ोसियों के अलावा जो दूसरी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनसे हमारे संबंध कैसे होंगे। तो ये संबंध जिन आधारों पर तय होते हैं वे नीतियां बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। उसी तरह विदेशी मामलों में भी क्या क्या आधार थे
विदेशी मामलों में भी बाहरी तत्व कैसे हमारे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे और भारत ने कैसे इन बाहरी तत्वों के साथ अपने संबंध बनाए, इसी का अध्ययन होगा। तो भारत बनाम विदेश, ये बाहरी चुनौतियां इस अध्याय का मुद्दा हैं। हमने पिछले अध्यायों का अध्ययन करते हुए ये भी पढ़ा कि जिन समस्याओं का मैंने अभी जिक्र किया संक्षिप्त में, उन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने, भारतीय शासन ने, भारतीय नेताओं ने कुछ नए रास्ते अख्तियार किए थे। भले ही वे थोड़े कठिन भी थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ते अपनाए थे वो उनके विचार से भारत की उन समस्याओं को निपटाने में बहुत मददगार थे और साबित भी यही हुआ। अर्थात नए रास्ते उन्होंने अपनाए। बाहरी चुनौतियों के मामले में भी कोई भिन्नता नहीं, उस मामले में भी उन्होंने कुछ नई बातें सामने रखी, कुछ नए सिद्धांत अपनाए। उन सिद्धांतों का भी अध्ययन होगा कि ऐसी क्या हमारी विदेश नीति में नई चीज थी जिसमें कठिनाइयां तो आई, लेकिन उससे भारत की विदेश नीति मजबूत हुई। इस काल में हमें कई युद्धों से गुजरना पड़ा, खासकर पड़ोसियों से। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक खास शक्ल प्रदान की, एक खास दिशा प्रदान की और देश की राजनीति भी, अंदरूनी राजनीति भी इससे प्रभावित हुई। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विदेश नीति का संबंध अंदरूनी राजनीति से भी कितना अहम होता है। भारत के विदेशी संबंध किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन्होंने आकार लिया, ऐसी क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थीं जिसमें हमारी विदेश नीति एक दिशा लेती है, इसे हम समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि भारत की विदेश नीति किन किन सिद्धांतों पर हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे और क्यों रहे, और अंत में भारत की परमाणु नीति। आखिर क्या व्यवस्था थी कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनना पड़ा। तो इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम तत्कालीन विश्व की बात करें, जिसको आप नक्शे में देख सकते हैं, 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और 1947 में भारत जब तक स्वतंत्र हुआ तब तक विश्व का नक्शा कुछ इस तरह का था। और इस विश्व के नक्शे में आप देखेंगे कि साम्राज्यवादी जो ताकतें थीं, भले ही वे विजय पाई थीं द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि थे, इन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति को समाप्त कर दिया था। एक तरीके से उसको सभी देशों को स्वतंत्र कर दिया था। तो आप देखिए नक्शे में कैसे आने वाले दशक में 1945-47 से लेकर 1955-56 आते आते कैसे बहुत सारे देश स्वतंत्र होते हैं, नए राष्ट्रों का उदय होता है। जो पुराने तथाकथित एम्पायर थे, साम्राज्य थे, वे सिकुड़कर अपने अपने देश तक सीमित हो जाते हैं। इंग्लैंड जो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वह सिकुड़कर मात्र इंग्लैंड तक ही रह जाता है। और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे सोवियत संघ, कितना विशाल राष्ट्र सामने आता। ये वही काल है जिसे हम अपने पुराने अध्यायों में पढ़े हैं, दो ध्रुवों की राजनीति के रूप में। दो ध्रुवीय विश्व
के संदर्भ में हमने पढ़ा कि कैसे विश्व की राजनीति इन दो देशों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में खेली जा रही थी। उसके साथ ही ये वह काल भी था जब शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में, शीत युद्ध के नाम से परमाणु बमों का निर्माण हो रहा था। हाइड्रोजन बम ने या परमाणु बम ने, एटम बम ने हिरोशिमा और नागासाकी पर भारी तबाही मचाई थी, जापान के 2 शहरों में, और विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी उस तबाही के परिणाम स्वरूप। लेकिन आने वाले वर्षों में शस्त्रों की दौड़ और बढ़ती है, तो ये वो काल भी है जब नए नए शस्त्रों का निर्माण होता है, नई नई तकनीकें ईजाद होती हैं, और युद्ध के कगार पर जब तब विश्व दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां ये कुछ बदलाव दिख रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो ये था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तरीके से होड़ थी विश्व की वर्चस्वता को लेकर। और हमने इस एक अध्याय में पढ़ा कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिकी वर्चस्वता कैसे हावी होती गई, और अंत में सोवियत संघ का विघटन होता है 1990 में। और उस विघटन के बाद दुनिया जो है उसकी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी देशों की विदेश नीति बहुत बदलती है, क्योंकि अब विश्व जो है वो दो ध्रुवीय ना होकर के अब एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका का ही साया दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, विश्व राजनीति में क्या क्या घटनाएं हो रही थीं, और ये विश्व राजनीति में होने वाली घटनाएं भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही थीं, भारत की विदेश नीति के लिए जिस तत्वों का काम कर रही थीं, और इसके अलावा भारत के अंदर की होने वाली घटनाएं भी भारत की विदेश नीति को बनाने में एक तरीके से घटक का काम कर रही थी। अंदर की घटनाएं कैसे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, जिसमें भारत का इतिहास शामिल है, जिसमें भारत के वे तत्कालीन नेता लोग शामिल हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है, जिसमें भारत के पड़ोसियों की उपस्थिति शामिल है। इन तत्वों ने, ये अंदरूनी तत्वों ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया, भारत की विदेश नीति को दिशा दी है। तो अब हम इस अध्याय के अनुसार अब हम चलते हैं। इतनी पृष्ठभूमि जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने पहले बिंदु पर, और वह है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, नेहरू की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में नेहरू की विदेश नीति क्या थी? यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि प्रधानमंत्री के अलावा ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। यानी भारत के पड़ोसियों से, विदेशों से कैसे संबंध होंगे, इसके नीति निर्धारण की जिम्मेदारी नेहरू ने अपने ऊपर ली थी, और इसलिए वो विदेश मंत्री भी थे। भारत के सामने लोकतंत्र को कायम रखने की चिंता थी, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की चुनौती थी, और स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें हम लोकतंत्र और जन कल्याण, इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका पाते हैं। क्योंकि भारत के सामने
ये बहुत बड़ी समस्या थी। वह देश जो 200-300 वर्ष तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का, और उसके पहले भी लगभग 700 वर्षों तक जहाँ पर राजशाही रही, मुग़ल शासन, सुल्तानों का शासन आदि आदि, वो लोकतंत्र से कोसों दूर था। तो अभी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती और फिर शासन द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने की चुनौती, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने का लक्ष्य रखने की चुनौती बहुत अहम थी। तो भारत की जो विदेश नीति थी वो भी कुछ कुछ इन बिंदुओं पर आधारित थी, और हम पाते हैं विदेश नीति में इन दो सरोकारों की झलक। इस तरह हम देखते हैं कि नेहरू की जो विदेश नीति थी, भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री होने के नाते उसका राष्ट्रीय एजेंडा मोटा मोटा तय था। उसका जो राष्ट्रीय एजेंडा था वो लगभग तय था, और नेहरू ने इस एजेंडा को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946-47 से 1964 तक एक लंबा काल उन्होंने देश की विदेश नीति को दिशा देने में गुजारा, देश की विदेश नीति की रचना की और उसको उसका जो क्रियान्वयन किया, उसको जो लागू किया, उन सिद्धांतों को जो उन्होंने लागू किया, उसने हमारी विदेश नीति को काफ़ी प्रभावित किया। यानी नेहरू का हम प्रभाव अपनी विदेश नीति में काफ़ी कुछ देखते हैं। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य क्या क्या? पहला, कठिन संघर्ष से जो प्राप्त हुआ है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता से ज़्यादा हम जो सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने हैं, उसकी संप्रभुता को बचाए रखना पहला उद्देश्य। देश की कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त हुई संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता क्या है? स्वतंत्रता अलग है और संप्रभुता अलग है। देश स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह किसी अन्य राष्ट्र की छत्र छाया में ना हो। स्वतंत्र होते हुए भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब किसी ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के तहत उसकी छाया में आपको रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश भले स्वतंत्र हो पर संप्रभुत्व नहीं है। संप्रभुता का अर्थ होता है अपनी सभी तरह की नीतियों, अपने सभी तरह के कार्यक्रमों, योजनाओं आदि के निर्णय में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहना, किसी का भी दबाव ना होना, किसी का भी दबाव ना होना। अपने लिए निर्णय लेने पर, अपने लिए निर्णय लेने के लिए तो पहला था संप्रभुता को बचाए रखना। भारत 1000 वर्षों बाद ऐसी स्थिति में आया था जब वह हर चीज़ के लिए स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम था, तो उसे बचाए, ये क्षमता बचाए रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जो भारत देश निर्मित हुआ है, बड़ी मुश्किलों से जो एकीकृत हुआ है, 600 रियासतें इसमें शामिल हुई हैं, बड़ी मुश्किल से ये स्वतंत्रता और एकीकरण हुआ है, इसकी अखंडता को बनाए रखना, सुनिश्चित करना कि हम ऐसी नीति का पालन करें जिसमें इसमें समाहित समस्त सभी क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा बने रहें। और तीसरा था तेजी से आर्थिक विकास का रास्ता। तेजी से आर्थिक विकास का रास्ता, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, क्योंकि आर्थिक विकास की जो गति की ज़रूरत थी वह तेज होने की ज़रूरत थी। क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक समस्याएं गहराती जा रही थीं, जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं,
उस स्थिति में ज़रूरी था कि आर्थिक प्रगति की गति को तेज बनाए रखा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत रूप से प्रयासरत थे और उनकी विदेश नीति का इससे काफ़ी कुछ सरोकार था। अब नेहरू जो हैं वो विदेश मंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, और कौन सा रास्ता अपनाते हैं इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए? इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं? जो रास्ता लेते हैं उसे हम मुख्य रूप से कहते हैं गुट निरपेक्षता का मार्ग, नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष। इसके मायने क्या हैं इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, पर आप इतना समझ जाएं कि चूंकि वो वाला काल जब प्रधानमंत्री नेहरू विदेश मंत्री भी थे, उस काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो वर्चस्वता की दौड़ शीत युद्ध में बदल गई थी, उस शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए बहुत ज़रूरी था कि वह अपनी संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखे, किसी भी खेमे के अंतर्गत, किसी भी खेमे के दबाव में कार्य ना करे। और ऐसा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब हम ये सुनिश्चित करें कि हम ना इस खेमे में हों और ना इस खेमे में हों, ना अमेरिका के पक्षधर हों ना सोवियत संघ के, और उसी प्रकार ना अमेरिका के विरोधी हों और ना सोवियत संघ के। मुद्दों के बल पर हम अमेरिका और सोवियत संघ की आलोचना करें या प्रशंसा करें, ऐसा निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और इसके लिए ज़रूरी था कि हम किसी भी खेमे में ना शामिल हों। इसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। किसी भी गुट में शामिल ना होना, निरपेक्ष रहना, अलग रहना, चाहे वो सोवियत संघ का गुट हो चाहे अमेरिका का गुट हो। तो अर्थात कहने का उद्देश्य ये, इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेहरू ने जो रास्ता अपनाया विदेश नीति में, उसमें गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बहुत अहम था। वे गुट निरपेक्षता के मार्ग में चलते हुए इन उद्देश्यों को पाना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां कुछ ऐसी भी थीं जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका से अपनी नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो लोकतंत्री देश है और भारत यदि लोकतंत्र की पैरवी कर रहा है तो उसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सबसे बड़े देश के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। ऐसा कुछ पार्टियों का, कुछ दलों का देश के अंदर ही कहना था। वे इसके हिमायती थे। दूसरी ओर उनका कहना था कि जो साम्यवादी देश है सोवियत संघ की साम्यवाद व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और उसमें स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए। इसलिए बहुत से लोगों का कहना था कि हमें अमेरिका की ओर जाना चाहिए, अमेरिका के प्रति अमेरिकी गुट में रहना चाहिए। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ये चाहती थीं कि भारत जो है वो अपनी विदेश नीति में अमेरिका का पक्ष अपनाए। तो अमेरिका का पक्ष अपनाने के पीछे जो तर्क थे इन पार्टियों के, इन नेताओं के द्वारा दिए जाने के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क था अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो अमेरिका ने जो युद्ध लड़ा वो लोकतंत्र बनाम तानाशाही के नाम से उसने लोकतंत्र की पैरवी करते हुए युद्ध लड़ा। तो इसलिए भारत पर भी दबाव था, भारत के तत्कालीन शासन पर भी दबाव था कि वो अमेरिका का पक्ष ले। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच कुछ अलग थी और बहुत महत्वपूर्ण थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भूमिका
ये तय करने में कि भारत की विदेश नीति कैसे होगी, उन्होंने बहुत गहराई से सोचकर एक अहम भूमिका निभाई और हम इनकी भूमिका कैसी रही इस पर आगे चर्चा करेंगे। और सोचने की बात यह है कि जो विदेश नीति नेहरू ने स्थापित की या जिन आधारों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की स्थापना की, वे आधार आज भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं। यानी हमारी विदेश नीति में एक सततता है, एक निरंतरता है और ऐसी विदेश नीति है जिसकी नींव इतनी मजबूत है कि उसमें कोई विशेष बदलाव की ज़रूरत वर्तमान शासन या वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी नहीं पड़ी।